हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग मौज मस्ती में होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी बाकायदा अपने सिलेबस को डिफाइन कर रखा है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। हमें देखना यह है कि उन सिलेबस में कौन कौन से यूनिट हमें पढ़ने हैं, किस यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक स्टूडेंट अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ पढ़ लेगा, सारे आर्टिकल्स पढ़ लेगा, सारे कंटेंट पढ़ लेगा, लेकिन उस चीज़ को नहीं पढ़ता है जो उसके लिए उस एग्ज़ाम लेने वाले ने बाकायदा बताया हुआ है, यानी सिलेबस। हमारे लिए सिलेबस कितना ज़रूरी है, हमारे लिए सिलेबस गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जो चीज़ें सिलेबस में है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उनको छोड़ देना है, क्यों उसमें माथापाची करना है, ठीक है ना। तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैं आप सभी को बता चुका हूं कि यूपीएससी का जो पॉलिटी का सिलेबस है, जो हमें संविधान और शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना है, उसमें कौन कौन से पढ़ना है। जीएस पेपर 1 जो कि प्रीलिम्स का है, जीएस पेपर 2 जो कि उसके बाद सी सेट में है, प्रीलिम्स में 2 पेपर, जीएस पेपर 1 और सी सेट मेंस में है 4 पेपर, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 में जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी का सिलेबस है मेंस में, उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं मेंस के जीएस पेपर 2 का जो पॉलिटी का सिलेबस है, भारतीय शासन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, वहाँ से ये जो यूनिट है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, वहाँ से हम उसको कवर करते हैं। यानी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर वी आर इंडियंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है उनको हम 2 यूनिट में देखेंगे। पहला यूनिट है कंपनी के अधीन जो शासन चला, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे जो क्राउन के अधीन जो भारत का शासन चला, जो भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास हुआ, यानी 1858 से लेकर के 1947 तक का कार्यक्रम हम देखेंगे। तो पहली हम शुरुआत करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ये एक्ट आया क्यों, क्योंकि ये जानना जरूरी है इसकी पीछे की क्या कहानी है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये हिस्ट्री का विषय है लेकिन थोड़ा जानना ज़रूरी है। भूमि की तरफ से आने के लिए ब्रिटेन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक युद्ध, उस्मानिया सल्तनत वगैरह वगैरह चल रहे थे। वो हिस्ट्री का विषय है। इसमें हम पढ़ेंगे ना, सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी थी प्रथम, उन्होंने अपने ब्रिटेन के व्यापारिक संघ को एक चार्टर, एक अधिकार पत्र दिया कि आप जाकर के ईस्ट की ओर व्यापार कर सकते हैं, चाहे आप जहाँ जाए, भारत में चाहे जहाँ भी जाए, ईस्ट की ओर व्यापार कर सकते हैं। सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ब्रिटेन के लोग भारत आए और सूरत की बंदरगाह पर आकर के अपने आने की दस्तक दी। कंपनी भारत में वाणिज्यिक कार्यों को कर रही थी, वाणिज्यिक हितों को देख रही थी। बीच बीच में उन्हें भारतीय शासक के द्वारा कुछ चुनौतियां मिली। इन्होंने कुछ चुनौतियां भारतीय शासक को दी, भारतीय शासकों ने कुछ चुनौतियां कंपनी को दी, ठीक है। इसी क्रम में 1757 में हो गया प्लासी का युद्ध और 1764 में हो गया बक्सर का युद्ध और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मिल गई दीवानी, राजस्व वसूलने का अधिकार। क्यों? देखिए, जो 1764 में जो युद्ध हुआ था ना, वो भारत के 3 महान राजाओं के संयुक्त सेना एक तरफ और कंपनी की सेना एक तरफ थी।
यानी अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और स्वयं मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को कंपनी की सेना ने हरा दिया। अब कंपनी के सेना का, कंपनी के लोगों का जो उत्साह था वो सातवें आसमान पे जा पहुंचा कि अब भैया भारत में हमें तो उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिली, राजस्व वसूलने का अधिकार, दीवानी मिल गई। यहाँ से शुरू होता है कंपनी का भारत में क्षेत्रीय सत्ता स्थापित करना, क्षेत्रीय शक्ति बनना। ये कालक्रम चलता रहा। 1857 में हो गया सिपाही विद्रोह, चर्बी लगे कारतूस की वजह से, जो एक तत्कालिक कारण माना गया। ठीक है ना। इस सिपाही विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि भारत की जो सत्ता जो अभी तक कंपनी के हाथों द्वारा चलाई जा रही थी वो अब सीधा हस्तांतरित हो गई क्राउन के हाथों में। अब ये धीरे धीरे हुआ, रातों रात नहीं हुआ। वो हम पढ़ेंगे जब भारत में 1773 का एक्ट आया, 81 का आया, 84 आया, 86 आया, 93 आया, वो हम आगे हम पढ़ेंगे, सब बातें करेंगे। हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। अब भारत में क्या हुआ, भारत का जो शासन है वो चला गया क्राउन के हाथों में। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो शोषण किया ही, अब क्राउन ने भी करना शुरू कर दिया। इसी बीच 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। हमने कहा ना हम 2 यूनिट में पढ़ेंगे। पहला यूनिट 1773 से 1858, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। दूसरा यूनिट हम पढ़ेंगे 1858 से 1947, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। ये 2 शासन समाप्त हुए। 1947 के बाद भारत में संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज तक जितने भी संविधान से संबंधित जो काम हुए थे वो या तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रख के की हुई थी, या तो ब्रिटिश क्राउन अपने साम्राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए की हुई थी, ब्रिटेन के लोगों को ध्यान में रखते हुए की थी। अब भारत में महसूस हुई हमारे भारतीय संविधान। अब यहाँ पे भारतीय संविधान के जो निर्माता लोग थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी जी थे, नेहरू जी ने थे, पटेल जी थे, और भी बहुत सारे थे। उन्होंने क्या किया, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और उन्हें उनकी खूबियों को भारत के संविधान में शामिल किया। इस बात से भी इनकार नहीं है कि भारत में जो संविधान है उसमें बहुत सारी खूबियाँ ब्रिटिश संविधान जो ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए बनाई थी उनमें वो भी लिया गया है। उनमें वो कुछ बदलाव नहीं किए गए, कुछ में बदलाव किए गए। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम 2 यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया। अब ये पूरी तरह से अभी तक लागू है, अभी तक चल रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक चला। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो आइए फिर पहला हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। इसकी क्या खास बातें हैं, क्या प्रभाव हैं, उनको हम देखते हैं। हाँ, तो बात कर लेते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भेजा गया पहला फरमान था, पहला नियंत्रण था, और ये पहली ऐसी एक्ट था जो भारत में चल रहे कंपनी द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को मान्यता दी गई कि हाँ भैया बहुत बढ़िया जा रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय सत्ता की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के जो गवर्नर थे, मद्रास के जो गवर्नर थे, बम्बई के जो गवर्नर थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बम्बई और मद्रास के जो
गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बैठाई गई कि ये काउंसिल के सहायता से अब बंगाल के गवर्नर जनरल काम करेंगे। ठीक है। अब कंपनी का जो वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्य कर रहे थे उनकी देखरेख करने के लिए, उन पे नियंत्रण रखने के लिए, उन पे किसी प्रकार की कोई वो अत्याचार न करे भारतीयों पे अनैतिक रूप से, या कंपनी किसी तरह का कोई घोटाला न करे, इसके लिए, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा जो बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे उनके उसमें ब्रिटेन पे भी बहुत अहम प्रभाव पड़ा था। ये हिस्ट्री का विषय है, आप लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति। ये क्या करते थे, कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखरेख करती थी और इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही होती थी तो फौरन ब्रिटेन की संसद को इसकी सूचना दे दी जाती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे। 1773 के द्वारा जो 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई, उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। ठीक है ना। जो कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे, भारत के लोगों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। वॉरेन हेस्टिंग पहली बार भारत बंगाल के गवर्नर जनरल बने, वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, तो अब है 1781 का संशोधन अधिनियम। देखिए 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें बेसिकली किया क्या गया ना, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो 1774 में की गई थी उनका क्षेत्राधिकार हर जगह था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, जो उनकी काउंसिल है, जो वो राजस्व वसूलने का काम कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल या उनकी काउंसिल और उनके राजस्व वसूलने के जो नियम कायदे हैं उनसे दूर रहेंगे। गवर्नर जनरल अपनी कार्य अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करे उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और कोलकाता के जो दूसरी चीज़ है, कोलकाता के सभी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन लाया गया। किसी भी प्रकार का न्याय किसी भी नागरिक को उनके निजी धर्म के कानूनों के अनुसार दिया जाने लगा। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपका हिंदू के अंतर्गत जो निजी कानून है उसके अनुसार आपको न्याय दिया जाएगा। यदि आप मुसलमान हैं तो आपके मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है उसके हिसाब से आपको न्याय दिया जाएगा। और तीसरी बात ये कही गई, जो प्रांतीय न्यायालय थे उनकी जो अपील थी वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर के कहाँ जाएंगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट पे पूरी तरह से अब क्या किया गया, कंट्रोल किया गया कि उनके क्षेत्राधिकार को ज़्यादा विस्तृत नहीं किया गया, उनके क्षेत्राधिकार को संकुचित किया गया। ठीक है ना। वो क्यों किया गया हम आप सब समझ रहे हैं। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना। तो उस समय राजशाही थी, राजा ही सब कुछ होता था। ठीक है ना। तो जो स्थानीय न्यायालय थे उनके लिए नियम विनियम जो कुछ भी था वो कौन बनाता था, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ही बनाती थी।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन नियम बनाता था? ब्रिटेन की संसद बनाती होगी, क्योंकि उसी के द्वारा ये एस्टेब्लिश भारत में किया गया था। अब देख लेते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इस बात से है ना कि इसने भारत में पहली बार द्वैध शासन को लागू किया, द्वैध शासन की शुरुआत की। वो कैसे, हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो तरह के कार्य कर रही थी। एक थी राजनीति, युद्ध करना, लड़ाइयाँ लड़ना, संधि करना, और दूसरी थी वाणिज्यिक, व्यापार करना, मुनाफा देखना, वगैरह वगैरह करना, ठीक है ना। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था और कंपनी के वाणिज्यिक कार्य था, इन दोनों को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार का झोल झपाटा ना हो आपस में। एक तरह से कंपनी अपने वाणिज्यिक कार्य को देखती है तो उनके राजनीतिक कार्य छूट जाएंगे, कंपनी अपने राजनीतिक कार्य को देखती है तो उनके व्यापारिक हितों में अलाभकारी परिवर्तन होने लगेगा। तो जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी कंपनी पर निगरानी रखने के लिए, वो निकाय ज्यों का त्यों बना रहा। एक नए निकाय की सृजन किया गया, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो निकाय यहाँ पे बन के आए। पहला 1773 में आ गया था, कंपनी पर निगरानी रखने का काम वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आज भी 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी वो कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर नजर रख रहे थे। लेकिन अब नया यहाँ पे कौन सा निकाय बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या करेगा? ये कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं उनको देखेगा, कंपनी का जो सैन्य, जो नागरिक सैन्य है उसको देखेगा, कंपनी के जो राजस्व संबंधित मामले हैं उनको देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जबकि कोर्ट ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? वो कंपनी का वाणिज्यिक कार्य देखेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। 1773, 1781, 1784 के बाद अब आता है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने से पहले 2-3 शर्तें रखी। शर्तें ये थी कि इनकी जो काउंसिल है, जो 4 सदस्यों वाली काउंसिल थी, जो 1773 में बनाई गई थी, उसी के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल काम करेंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है, काउंसिल तो ठीक है, लेकिन कुछ विशेष मामले में हम काउंसिल की बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। यानी काउंसिल जो निर्णय करेगी हम चाहे तो माने चाहे तो ना माने, किसी विशेष मामले में। ठीक, पहला। दूसरा, इन्होंने शर्त रखी कि हमें सेनापति बनाया जाएगा, कमांडर इन चीफ। ये दोनों शर्तों के साथ इन्हें 1786 में भेजा गया भारत। हाँ, तो अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में छूट दी गई कि 20 सालों तक आप व्यापार करें, ठीक है ना। हालांकि उनको छूट ये मिलती रही थी, लेकिन इस बार ब्रिटेन की संसद ने कहा कि आप 20 साल भारत में व्यापारिक एक अधिकार करने के लिए आप फ्री हैं, आप कीजिए। दूसरा ये है कि भारत में जो राजनीतिक इकाई थी, भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजनीतिक कार्यों को देख रही थी, उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे। उन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन एवं भत्ते देने की जिम्मेदारी भारतीय राजस्व से पूरी की जाने वाली थी। ब्रिटेन की संसद ने कहा कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनके जो सदस्य हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनको भारतीय राजस्व से अब पैसे दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया और विस्तारित की गई। बॉम्बे एवं मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियों को कमज़ोर किया गया, क्योंकि आगे चल के बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे। अब आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में भी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल और व्यापार करने की छूट दी गई। इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी
जो भारत में हर तरह का व्यापार कर रही थी, हर मसाले का, हर देश के साथ, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारिक संघों के लिए भी भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया कि जाइए आप भारत में व्यापार कीजिए, लेकिन अभी भी चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। इसके साथ साथ भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश किया गया। ईसाई के जो पादरी थे उनको भारत में भेजा गया कि आप भारत के लोगों को प्रबुद्ध बनाइए, ठीक है ना, ईसाई धर्म का उनमें क्या कीजिए, प्रचार कीजिए, ठीक है ना। जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले जितने भी इलाके थे, जितने भी वो थी एरिया थे, उनमें क्या किया गया, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा, ठीक है। और स्थानीय सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि आप व्यक्ति के ऊपर कर लगाएं। जो भी व्यक्ति कर देने में सक्षम है वो कर दे, जो व्यक्ति कर देने के लिए सक्षम नहीं है उन्हें आप दंड दें, उन्हें पनिश करें। ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये बात कही गई। अब आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए, इस चीज़ को हम बड़े ही आराम से समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान का ऐतिहासिक आधार है कि भारत में किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। अब आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या किया गया ना, विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बन गए, ठीक है। और सभी प्रकार की नागरिक एवं सहन शक्ति विलियम बेंटिंक यानी भारत के गवर्नर जनरल में निहित हो गई। और मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नरों को जो विधायी संबंधित शक्तियां दी गई थी ना, कि आप कानून बना सकते हैं, इनसे वो शक्तियां छीन ली गई। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य कर रही थी, राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य कर रही थी। इस 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक जो वाणिज्यिक निकाय था, उसको निकाय के रूप में की जाने वाली सारी गतिविधियों को बंद कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फरमान ये आया कि आप जो है प्रशासनिक कार्य करेंगे, आप जो ब्रिटेन की संसद जो कानून बनाएगी उसको लागू करवाने का काम आप भारत में करेंगे। अब आप व्यापारिक कार्य बंद कीजिए, अब आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ 1833 का, ये वही चार्टर अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में पहली बार सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसके लिए क्या किया, असहमति जताई, इसकी आलोचना की कि ऐसे कैसे भारतीयों को शामिल करेंगे। तो इस अधिनियम को इनमें कही गई सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की बात को रोक दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। लेकिन पुनः इसे 1853 में उठाया गया और इसे लागू भी कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम की। उस अधिनियम में क्या किया गया ना, गवर्नर जनरल थे जो भारत के, उनकी विधायी एवं प्रशासनिक जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य थे उनमें उनकी हेल्प करने के लिए, उनको कानून बनाने में उनकी सहायता करने के लिए 6 नए पार्षदों की नियुक्ति की गई। ये पार्षद बंगाल के थे, बम्बई, मद्रास और आगरा के थे। 4 इनमें से भारतीय थे, ठीक है ना, बाकी ब्रिटेन के थे। और इनकी जो परिषद बनी, जो भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी, उन्हें विधान पार्षद कहा गया। ये भारत की एक छोटी संसद के रूप में भारत में कानून बनाने लगी और संपूर्ण जो भारतीय आधिपत्य वाले क्षेत्र थे, जो ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा, ब्रिटेन के गवर्नर जनरल के द्वारा जो अधिकार किए गए थे, उनके लिए ये कानून बनाने लगी थी, ठीक है। ये छोटी संसद के रूप में कार्य करने लगी और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा, जो कि बिना किसी भेदभाव के भारतीयों का भी इसमें प्रवेश को
अनुमति दे दी गई। तो 1853 का चार्टर एक्ट यहीं पे होता है ख़त्म। हमने देखा कि किस तरह 1773 से लेके 1853 तक चार्टर एक्ट आया। ये 1853 का चार्टर एक्ट आखिरी एक्ट है जो ब्रिटेन की संसद ने भारत में व्यापार कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाए। अब यहाँ से क्या होता है, 1858 का अधिनियम आएगा जिसके द्वारा भारत की जो सत्ता है वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चली जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां से हम शुरू करेंगे 1858 के 1858 के भारत शासन अधिनियम से 1947 तक के अधिनियम तक हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।